तो पिछले क्लास में हम लोगों ने लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का कार्य प्रणाली पढ़ लिया है। लोकतंत्र में सत्ता होता क्या है, पावर, और सत्ता में किसको रखना चाहिए, एगो की सबको। तो लोकतंत्र में सबको सत्ता में साझेदार बना के रखना चाहिए। तो सत्ता में साझेदारी का जो कार्य प्रणाली होगा, जो काम होगा, उस काम के बारे में हम लोगों ने ग्राम पंचायत के स्तर पे पढ़ लिया। ग्राम पंचायती राज व्यवस्था तो बता दिए थे ना, गांव के लिए जो शासन व्यवस्था बता दिए थे ना। ठीक है, कुंदन बताएगा, कुंदन बताया जाए। गांव जो है, गांव में गांव के शासन व्यवस्था को कितना भाग में बांटा गया है? गांव के शासन गांव के शासन व्यवस्था को कितना भाग में बांटा गया है? वीर सब शर्माएगा पिल्लू फरने में। गुलवा बताएगा गांव की शासन व्यवस्था कितना भाग में बांटा गया है? कौन बांटे थे? बढ़िया, मर जाएगा तू लोग। बलवंत राव मेहता गांव के शासन व्यवस्था को त्रिस्तरीय रखे। उन्होंने बोला कि एक गांव में प्रत्येक 500 की आबादी पर एक वार्ड बनाइए। वार्ड कितना की आबादी पे बनता है? 500 की आबादी पे। वार्ड में जो है, वार्ड का जो अध्यक्ष होगा, जिसको जनता चुनेगा, उसको वार्ड सदस्य कहेंगे। आजकल वार्डो सदस्य बहुत फॉर्म में रहता है। वार्ड में 500 आदमी पे जो एगो चुनाएगा, उसको वार्ड सदस्य बोलेंगे। उसके बाद हम लोग 7000 की आबादी पे मुखिया को चुनते हैं। 7000 की आबादी पर मुखिया को चुनते हैं। उसके बाद 15000 की आबादी पर जिला परिषद को हम लोग चुनते हैं। 15000 की आबादी पर जिला परिषद को चुनते हैं, तब हमारा गांव का शासन व्यवस्था काम करता है गांव में। अब अगर जो न्यायिक में आए, तो न्यायिक गांव में न्याय कैसे होगा, तो न्यायिक व्यवस्था में आए तो न्याय दो प्रकार से होता है। एक होता है वार्ड स्तर पर और एक होता है पंचायत स्तर पर। वार्ड स्तर पर जो न्याय करने वाला व्यक्ति रहता है, उसको बोलते हैं पंच। नाम सुना है? बहुत छोटा पोस्ट होता है पंच का। अब पंचायत स्तर पे जो झगड़ा का निपटारा करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सरपंच। नाम तो सुना होगा ना। हम लोग के गांव से कौन कौन है जिसके गांव में सरपंच सबका चुनाव होता है? नगर पालिका नहीं है तुम लोग? नगर पालिका हो गया, अब नगर पालिका हो गया। मतलब कुछ नगर पालिका हो गया है और कुछ बाकी है। तो आज हम लोग नगर पालिका, नगर के बारे में भी पढ़ेंगे, नगरीय शासन व्यवस्था। तो चलिए हम लोग नगरीय शासन व्यवस्था को शुरू करते हैं। तो सब अपना अपना नोट्स निकाल लीजिए। तो चैप्टर क्या है मेरा? सत्ता में साझेदारी का कार्य प्रणाली। सत्ता में साझेदारी का कार्य प्रणाली। सत्ता में साझेदारी का कार्य प्रणाली। तो सत्ता में साझेदारी दो प्रकार से होता है। एक होता है संघात्मक व्यवस्था और दूसरा एकात्मक व्यवस्था। एक होता है संघात्मक व्यवस्था और एक होता है एकात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं दोहरी सरकार। क्या बोलते हैं? दोहरी सरकार। इसको बोलते हैं इकहरी सरकार। दोहरी सरकार कहने का मतलब होता है कि जब
शासन दो भागों में बटा रहे, केंद्र और राज्य के बीच, कि कुछ नियम कुछ कानून जो है केंद्र बनाएगा और कुछ कानून कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे दोहरी सरकार। क्या बोलेंगे? जब सत्ता केंद्र और जब सरकार केंद्र और राज्य के बीच में मोटा मोटी बटा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दोहरी सरकार। संघात्मक सरकार में सरकार दो भाग में बटा रहता है, केंद्र के बीच और राज्य के बीच। और केंद्र के बीच जिसको जनता चुनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? केंद्र में जिसको जनता चुनता है जो सरकार को, उसको क्या बोलते हैं? उसका पद का नाम क्या होता है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार उसको क्या बोलते हैं? पद का क्या नाम है? केंद्र सरकार के सबसे सर्वोच्च पद का नाम क्या है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। केंद्र सरकार का सबसे बड़ा पोस्ट क्या है? प्रधानमंत्री। और राज्य सरकार का सबसे बड़ा पोस्ट क्या है? मुख्यमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कितना दिन से? 50 साल से ना? 20 साल से, लगभग 20 साल से जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। व्यवस्था में एग्जांपल में जैसे हम लोग ले ले अमेरिका हो गया, भारत हो गया, कनाडा हो गया और भी कई सारे देश आ सकते हैं। जैसे मेन इसमें याद रखना है हमारा भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था दोहरी सरकार है, क्योंकि भारत का पावर केंद्र और राज्य दोनों के बीच में क्या रहता है? बटा रहता है। अब एकात्मक शासन व्यवस्था, एकहरी शासन व्यवस्था क्या होता है? जिसमें सरकार एक ही हाथ में हो तो उसको एकहरी शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे हम बात करेंगे चीन हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सब में एक ही केंद्र सरकार होता है और केंद्र सरकार ही अपना देश को चलाता है। ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था होने का कारण है कि यहाँ पे ब्रिटेन बहुत छोटा है, जहाँ जो जगह छोटा हो वहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बड़े जगह पे एकात्मक शासन व्यवस्था हो सकता है नहीं। बड़ा, अगर जो भारत बड़ा है कि छोटा है? बहुत बड़ा है भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, तो बहुत बड़ा एरिया है भारत का। अगर जो भारत में एक ही आदमी को डिसाइड करेंगे कि आप ही पूरा देश पे नजर रखिए, जो होना चाहिए आप ही कीजिएगा, तो बताओ आदमी पूरा भारत का 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है भारत का। क्या उत्तर से लेके दक्षिण तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके नागालैंड तक सारा भारत एक है। लेकिन अगर जो हम एकात्मक शासन व्यवस्था रखें कि जो करे सब प्रधानमंत्री, तो बताओ हमारा देश विकास करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। अगर जो सरकार बड़ा क्षेत्र है तो सरकार कई इकाइयों में बटा रहता है, कम से कम 2 इकाई में तो बटा ही रहता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इसके अलावा भी बटा रहता है, जैसे हो गया ग्राम पंचायत, नगर पालिका। तो खैर एकात्मक शासन व्यवस्था दोहरी सरकार और एकहरी सरकार का मतलब समझ में आया? जहां शासन एक ही हाथ में हो तो उसको एकहरी शासन बोलेंगे। अब हम अपने कोचिंग में जो करेंगे हम ही फॉर्म में हैं कि पानी आएगा कि नहीं, तुम्हारा पढ़ाई होगा कि नहीं, तुमसे फीस लेंगे कि नहीं लेंगे, कितना लेंगे, कब लेंगे, तो बताओ सब डिसाइड हम ही कर रहे हैं। तो एकहरी शासन है कि दोहरी? कौन शासन है? एकहरी शासन है। लेकिन वही हम काम करें कि एक ठो आदमी को रख ले फीस कलेक्ट करने वाला, एक और व्यक्ति को रख ले कि आप नोट्स टूस्ट चेक कीजिएगा, टेस्ट टूस्ट लेते रहिएगा अपने मन से। एक ठो और आदमी को हम लोग रख ले कि आप आइएगा यहाँ पे बढ़िया से झाड़ू पोछा लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा पावर आपको भी है कि बढ़िया से झाड़ू लगा दीजिएगा, झोल आप साफ कर दीजिएगा, पंखा उंखा को पोछ दीजिएगा, या बच्चा सब भी कोई अगर जो नहीं नहा के आया तो उसको भी नहा दीजिएगा। तो ये एकहरी शासन व्यवस्था है कि दोहरी शासन व्यवस्था? दोहरी शासन व्यवस्था। तो खैर संघात्मक शासन व्यवस्था में सरकार 2 भाग में बटा जाता है, केंद्र और राज्य के बीच। अब संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषता क्या है कि इसमें लिखित संविधान होता है। क्या होता है? लिखित संविधान में लिखा होता है क्या करना है क्या नहीं करना है।
संविधान में लिखा होता है सब कुछ के बारे में, क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर जो मान लो कोई क्राइम करेंगे तो उसी हिसाब से हमको जुर्माना या सजा मिलेगा। ऐसा नहीं है क्राइम करेंगे छोटा सा सजा मिल जाएगा बड़ा वाला। अब मान लो हम कोई व्यक्ति का हत्या कर दिए, तो ऐसा है कि हम कोई व्यक्ति का हत्या कर दिए तो हमको 2 दिन जेल में रखेगा, उसके बाद बोलेगा वाह आप तो मस्त आदमी का हत्या किया। ऐसा है? नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला। लिखित संविधान है, हत्या करेगा तो फिर गड़बड़ है, उम्र कैद या फांसी होना तय है। तो बताओ, लिखित संविधान में लिखा गया है कि कौन कौन नियम कानून से चलना चाहिए, कौन कौन काम करना चाहिए हमको, कौन कौन काम नहीं करना चाहिए, सरकार कब हम पे दबाव डाल सकती है, ये सारा कुछ नियम कानून पे हम सरकार पे कब दबाव डाल सकते हैं, तो सारा ये लिखा गया है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषता होता है कि इसमें क्या होता है, लिखित संविधान, संविधान में सारा बात लिखा होता है। और दूसरा विशेषता होता है शक्ति का बंटवारा, इसमें शक्ति का बंटवारा रहता है, शक्ति केंद्र और राज्य के बीच में बटा रहता है। अब शक्ति अगर जो केंद्र और राज्य के बीच में मान लीजिए बटा है, लेकिन कौन कौन शक्ति बटा है, अरे हम अपना पावर बच्चा को देंगे, कौन कौन पावर देंगे, केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति बटा है तो कौन कौन शक्ति बटा है, तुम्हारी मम्मी पापा तुम्हारे घर में तुमको पावर देते हैं घर में कुछ करने का कि नहीं देते हैं, पावर है तुम्हारे, तुमको तुम्हारे घर में है, लेकिन कौन कौन पावर है, बहुत कम पावर है। खाना निकाल के अपने से खा सकता है, घर में तुम्हारा तुमसे कोई सब्जी मांगेगा तो उसको दे सकता है, या अलग अलग प्रकार के जो होता है काम, घर में अगर जो 2 आदमी टीवी देखने आया उसको भी दिखा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कोई आदमी घर में आया तो उसको चाय पिला सकता है, पानी पिला सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई आदमी घर में आया और बोला 5000 रुपया हमको निकाल के दीजिए, तो तू दे देगा कि बोलेगा मम्मी से पूछ के देंगे, मम्मी से पूछ के देंगे। तो मतलब सब कानून वो अपना मन से तुम अपनी चला सकता है क्या, घरे में चलाना है नहीं। कुछ कुछ ऐसा बात है जिसमें पूछताछ करना जरूरी है, तो कुछ कुछ ऐसा काम है कि जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकता है, कुछ कुछ ऐसा विषय है जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग केंद्र सूची। क्या बोलते हैं? केंद्र सूची। और केंद्र सूची में जो है 97 विषय पे केंद्र सरकार कानून बना सकता है। कितना विषय पे? 97 विषय पे। उसके बाद आता है राज्य सूची। राज्य सूची, राज्य सरकार जो है 66 विषय पे कानून बना सकता है। राज्य सरकार कितना विषय पे कानून बना सकता है? 66 विषय पे। और एक होता है समावर्ती सूची, समावर्ती सूची। और समावर्ती सूची जो होता है, समावर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके कितना कानून बना सकता है? 47 विषय पे क्या कर सकता है? कानून बना सकता है। अब बताओ, शक्ति का बंटवारा कर लिया, केंद्र सरकार बोला हम 97 विषय पे कानून बनाएंगे, हम अगर जो 97 विषय पे कानून बनाएंगे तो तू चूचा नहीं करेगा, किसको? राज्य सरकार को। और राज्य सरकार भी बोला कि हम भी 66 विषय पे कानून बना सकते हैं, लेकिन जितना पावर केंद्र सरकार के पास में है उतना पावर इसके पास में नहीं है। अब कोई राज्य सरकार चाहेगा कि हम जो है अपना राज्य को देश से अलग कर ले, तो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं करा सकते हैं। तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा उस राज्य में। अभी बिहार चाहेगा कि हम भारत से अलग हो जाए तो क्या हो जाएगा? नहीं हो सकता है। चाहे कितना भी, वैसे बिहार क्यों अलग होना चाहेगा? मतलब काहे हम लोग अलग होंगे? कितना बढ़िया मेरा देश है, 1 नंबर भारत, काहे अलग होंगे? लेकिन फिर भी अगर जो कोई ऐसा मुख्यमंत्री बन जाए जो हम बोलेगा कि हमको बिहार को अलग करना है भारत से, बिहार एक अलग देश रहेगा, तो बताओ कि ये कानून बना सकता है कि नहीं बना सकता है? नहीं बना सकता है। तो वो बना सकता है, खेल पे कानून बना सकता है, कैसे कैसे कौन कौन स्टेडियम में किधर किधर खेल होगा, कौन कौन खेल होगा, कब कब खेल होगा, इसका कानून बना सकता है। अगर जो कोई बच्चा एग्जाम में पास हो रहा है तो उसको कितना पैसा दिया जाएगा, रेल में कौन रेल कहाँ से चलेगा, कहाँ से नहीं चलेगा, इस सब पे जो है राज्य सरकार कानून बना सकता है। रक्षा पे राज्य सरकार कानून नहीं बना सकता है। कोई देश अगर जो मेरे ऊपर 100 मिसाइल फोड़ दिया तो उसके ऊपर हमको मिसाइल फोड़ना है कि नहीं फोड़ना है, राज्य सरकार डिसाइड करेगा कि केंद्र सरकार? केंद्र सरकार। कुछ समय पहले जो है, कुछ समय पहले नेपाली सेना
बिहार के बॉर्डर पे गोली चलाया और गोली चलाने के बाद एक नागरिक का मौत हो गया। अब मौत हो गया तो अब बताओ इसका जवाब राज्य सरकार दे सकता है कि केंद्र सरकार? केंद्र सरकार दे सकता है। नेपाल से कुछ समय पहले खटास चल रहा था तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, योगी आदित्यनाथ बोले कि नेपाल को जो है अपने हद में रहना चाहिए, उसको श्रीलंका से सीख लेना चाहिए कि श्रीलंका का क्या हाल हुआ है। तो नेपाल का सरकार जवाब देता है कि हमको किसी देश के किसी राज्य के मुख्यमंत्री से बात करने की कोई जरूरत नहीं, हमको किसी राज्य के मुख्यमंत्री का सजेशन का कोई जरूरत नहीं। अगर जो वही भारत सरकार मुख्य प्रधानमंत्री बोले तो उसके बाद का एक वैल्यू है, लेकिन मुख्यमंत्री बोले तो उसके बाद का कोई वैल्यू नहीं देता है। काहे? क्योंकि छोटा ही क्यों ना हो वो एक क्या है? देश है। देश है। वो एक क्या है? देश है। उसके पास में अपना उसको पावर है। लेकिन बताओ कोई राज्य के पावर में राज्य को एक देश के जैसा पावर है कि नहीं? नहीं है पावर उसको नहीं है। तो खैर राज्य सरकार 66 और केंद्र सरकार 97 और दोनों कितना मिलजुल के कितना पे कानून बना सकता है? 97 पे कानून बना सकता है। और उसके बाद पावर को ये सब तो हुआ कानून बनाने का, केंद्र सरकार इतना विषय पे कानून बनाएगा, राज्य सरकार इतना विषय पे कानून बनाएगा। अब हमारे देश में क्या है? न्यायिक व्यवस्था अलग है। हमारे देश में न्यायिक व्यवस्था अलग है। सरकार को 3 भाग में बांटा गया है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, 3 भाग में बांटा गया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब बताओ हमारे देश में न्याय का भी फुल व्यवस्था है। कैसे? अगर जो तू छोटा मोटा कोई अपराध किया तो तुम्हारा गाँव में पंचायती के माध्यम से सोल्यूशन हो जाएगा। गाँव में पंचायती होता है कि नहीं? छोटा मोटा झगड़ा हुआ है तो गाँव में पंचायती होता है। अब बताओ कोई आदमी किसी आदमी को मार दिया है, छोटा मोटा बात है कि बड़ा बात हो गया? पंचायती से सॉल्व होगा कि ये जाना पड़ेगा अदालत? अदालत जाना पड़ेगा, पंचायती से जब सॉल्व नहीं होगा अदालत जाना पड़ेगा। तो अदालत में इसको करेंगे। तो सबसे पहले अगर जो मान लो छोटा मोटा कोई आदमी अपराध किया है तो उसको गांव का जो शासन व्यवस्था है, गांव का जो मुखिया सरपंच वाला व्यवस्था है, मुखिया सरपंच उसको हल कर सकता है। लेकिन मान लो वो आदमी उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ, गांव के शासन व्यवस्था से सेटिस्फाइड नहीं हुआ, हम उसको लगा कि गांव का शासन व्यवस्था में जो है उसको भेदभाव कर रहा है, उसको ज्यादा दबाव डाल रहा है, उसके फेवर में फैसला नहीं हुआ, तो वो चाहे तो इसी चीज को उठा सकता है जिला अदालत में। जिला अदालत से भी उसको संतुष्टि नहीं मिला तो वो इसी चीज को उठा सकता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से भी उसको संतुष्टि नहीं मिला तो इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट में उठा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट से उसको संतुष्टि मिलना है, सुप्रीम कोर्ट से उसको संतुष्टि मिलना ही मिलना है। सुप्रीम कोर्ट के बाद नहीं है कोई। अब सुप्रीम कोर्ट के बाद बोलेगा कि सर ने हम इंटरनेशनल अदालत में जाएंगे, तो इंटरनेशनल अदालत में इंटरनेशल केस जाता है। एक देश दूसरा देश पर आक्रमण किया, एक देश दूसरा देश को सता रहा है, तो इंटरनेशनल अदालत में इसका हल होगा। तो कहने का मतलब है कि न्याय का हमारे पास में फुल व्यवस्था है। छोटा स्तर पर जो है पंचायती राज में सरपंच फैसला कर देता है अगर जो छोटा मोटा झगड़ा हो। अगर जो कोई व्यक्ति थोड़ा बड़ा क्राइम किया है तो उसका जिला अदालत में सुनवाई होता है। उससे भी बड़ा किया है, मान लो कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत में न्याय मांगने गया, उसको न्याय नहीं मिला तो जिला अदालत में जाएगा, जिला में नहीं मिला राज्य अदालत में, इसको हम लोग उच्च अदालत कहते, उच्च हाई कोर्ट कहते हैं, उच्च न्यायालय कहते हैं। उच्च न्यायालय में जाएगा और उच्च न्यायालय से भी संतुष्टि नहीं मिला तो वो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उसको न्याय मिलना ही मिलना है। तो उसके बाद नगर के शासन व्यवस्था को हम लोग पढ़ रहे थे, तो नगर के शासन व्यवस्था को कई भाग में बांटा गया है। नगरीय शासन व्यवस्था में पहले डिसाइड किया जाता है कि आबादी कितना है। अब बताओ गांव का आबादी ज्यादा है कि शहर का आबादी ज्यादा है? गांव का आबादी ज्यादा है कि शहर का आबादी ज्यादा है? शहर का आबादी ज्यादा है, गांव का आबादी कम। शहर में जनसंख्या का घनत्व तो ज्यादा होता है और गांव में जनसंख्या का घनत्व कम। जनसंख्या घनत्व का मतलब समझता है, कम क्षेत्र में ज्यादा आदमी ठूस ठूस के शहर में रहता है। शहर में कम क्षेत्र में ज्यादा आदमी रहता है और शहर में
कम क्षेत्र में, अधिक क्षेत्र में, शहर में ज्यादा क्षेत्र में कम आदमी होता है। और गांव का अगर जो बात किया जाए तो शहर के तुलना में गांव की जनसंख्या क्या होती है? कम होती है। तो शहर भी कई प्रकार का होता है, 3 प्रकार का शहर होता है। एक होता है छोटा शहर, एक होता है मध्यम शहर और एक होता है बड़ा शहर। एक कौन होता है? छोटा शहर, एक होता है छोटा शहर और एक होता है मध्यम शहर और एक क्या होता है? बड़ा शहर। इसको बोलते हैं महानगर। क्या बोलते हैं? महानगर। बड़ा शहर इसको बोलते हैं। अब छोटा शहर में जो है, छोटा शहर को हम लोग कस्बा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कस्बा। कस्बा नाम सुना है? यस सर। कस्बा का नाम सुना है? यस सर। छोटा शहर को क्या बोलते हैं? छोटा शहर को क्या बोलते हैं? कस्बा। और उसके बाद आता है मध्यम शहर और उसके बाद आता है बड़ा शहर। तो कहीं कहीं जगह जो है कस्बा में कस्बा लिखा रहेगा, मध्यम शहर में जो है यहाँ पे छोटा शहर लिखा रहेगा, छोटा शहर। तो खैर हम लोग यहाँ पे मध्यम शहर मान के चलते हैं। मध्यम शहर एक तो महानगर हो गया। तो छोटा शहर में बोला गया कि छोटा शहर, इसको इस टाइप से लिख लेते हैं। शहर के शासन व्यवस्था को 3 भाग में, एक कस्बा, शहर 3 प्रकार का, एक कस्बा, एक छोटा शहर और एक बड़ा शहर। चाहे तो हम छोटा शहर को यहाँ पे, कस्बा को अगर जो छोटा शहर मानेंगे तो इसको हम लोग मध्यम शहर मान सकते हैं। तो जनसंख्या के हिसाब से देखा जाता है। अगर जो जहां जनसंख्या 12,000 से 40,000 के बीच रहेगा उसको क्या बोलेंगे? कस्बा। छोटा शहर या कस्बा। क्या बोलेंगे? कस्बा। कस्बा का जनसंख्या क्या होगा? 12,000 से 40,000। और कस्बा में नगर पंचायत होगा। कस्बा में क्या होगा? नगर पंचायत। कस्बा को बोलेंगे नगर पंचायत। कस्बा को क्या बोलेंगे? नगर पंचायत। जनसंख्या कितना होगा? 12,000 से 40,000। इसको हम लोग नगर पंचायत बोलेंगे। अब इसका जो नगर पंचायत का जो चुनाव होता है और चुनाव के बाद जो हेड बनता है उस हेड को हम लोग बोलते हैं नगर पंचायत अध्यक्ष। नगर पंचायत अध्यक्ष। क्या बोलते हैं? अध्यक्ष। आप बताओ कस्बा को अगर जो बोला जाए, कस्बा का जनसंख्या कितना? 12,000 से 40,000। कस्बा में जो चुनाव होगा वो किसका चुनाव होगा? नगर पंचायत का। और नगर पंचायत का जो हेड होगा कस्बा में उसको क्या बोलेंगे? नगर पंचायत अध्यक्ष। नगर पंचायत अध्यक्ष। अब उसके बाद आता है छोटा शहर। अब छोटा शहर में होता है नगर परिषद का चुनाव। क्या होता है? नगर परिषद। नगर परिषद मतलब समझता है? नगर परिषद नगर पंचायत से बड़ा होता है कि छोटा होता है? बड़ा। आप बताओ, मेरा घर जो है, मेरा घर में ये, मेरे घर तरफ ये शासन व्यवस्था काम करेगा कि नहीं करेगा? नहीं। करेगा कि नहीं करेगा? मेरा भी घर शहरे में है, नगर पालिका में आ गया है, शासन व्यवस्था काम करेगा। ये शहर का शासन व्यवस्था है। गांव का शासन व्यवस्था है, किसी लड़का का घर गांव में है और वहां पे पंचायती राज व्यवस्था शुरुआत है, तो क्या लगता है वहां पे नगर पालिका होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। गांव में हो सकता है या तो पंचायती राज। गांव में क्या होगा? पंचायती राज, मुखिया सरपंच वाला। अगर जो छोटा शहर जिसको कस्बा बोलेंगे, ये शहर जो है हाल फिलहाल में ही शहर बना होता है। हाल फिलहाल में ही शहर बना होता है, इसीलिए हम इसको कस्बा बोलते हैं। ये शहर के तरफ डेवलप होते रहता है, शहर के साथ डेवलप होते रहता है। अब मान लो कोई गांव है, गांव में 2-4 गो फैक्ट्री खुल गया, दुकान लगने लगा, धीरे धीरे आदमी वहां जाके बसने लगा, धीरे धीरे वो बड़ा होते गया। तो बड़ा होते गया वो गांव ही रहेगा कि शहर बन जाएगा? शहर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब छोटा शहर का जनसंख्या 40,000 से 2 लाख। कितना होता है? 2 लाख। और छोटा शहर में चुनाव किसका होता है? नगर परिषद का।
छोटा शहर में किसका चुनाव होता है? नगर परिषद का। और नगर परिषद का जो हेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं मुख्य पार्षद। क्या बोलते हैं? मुख्य पार्षद। क्या बोलते हैं? मुख्य पार्षद। छोटा शहर का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं? मुख्य पार्षद। अब बताओ बख्तियारपुर जो है किसमें आएगा? कस्बा में कि छोटा शहर में कि बड़ा शहर? किसमें आएगा? छोटा शहर में। अब बताओ बख्तियारपुर में सुबह सुबह गाड़ी चलता है कि गाड़ी वाला आया घर से लोटा निकाल, कचरा निकाल। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो कचरा वाला जो गाड़ी रहता है तो उस पे क्या लिखा रहता है? नगर पंचायत की नगर परिषद। क्या लिखा रहता है? आप बताओ तो कस्बा है कि छोटा शहर है? छोटा शहर है। बख्तियारपुर क्या है? छोटा शहर है। इसका जनसंख्या क्या लगता है? 40,000 से 2 लाख होगा। 40,000 से 2 लाख होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। अरे 2 लाख बख्तियारपुर का जनसंख्या नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो छोटा शहर है ये एक टाइप का। आप बख्तियारपुर में खाली तुम मैंने मार्केट को मत समझना। बख्तियारपुर के एरिया में जितना भी आस पास में जो भी आया है उस सब किस में आ गया? नगर परिषद। सब में किस में आ गया? चुनाव किसका होगा? मुख्य पार्षद का। इसमें जो हेड होगा उसको क्या बोलेंगे? मुख्य पार्षद। अब बताओ इसका कार्यकाल कितना दिन तक रहेगा? कितना साल तक काम करेगा? 5 साल तक। 5 साल तक अगर जो बढ़िया काम नहीं किया तो नगर पार्षद को हटा के दूसरा नगर पार्षद लाइए। उसके बाद बड़ा शहर जो होता है इसका जनसंख्या होता है 2 लाख से अधिक। 2 लाख से अधिक। बड़ा शहर का जनसंख्या कितना होता है? 2 लाख से अधिक। और बड़ा शहर में जो हेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं बड़ा शहर में जो चुनाव होता है वो नगर निगम का चुनाव होता है। नगर निगम का चुनाव होता है। और नगर निगम का जो हेड होता है उसको हम लोग मेयर या महापौर कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेयर या महापौर। बड़ा बड़ा जो शहर होगा उसमें नगर निगम का चुनाव होगा। आप बताइए नगर निगम में इसमें जनसंख्या कितना होगा? 2 लाख से ज्यादा। नगर निगम का बड़ा शहर जो होगा नगर निगम होगा। आप बताओ पटना है छोटा शहर है कि बड़ा शहर? बड़ा शहर। उसमें क्या होगा? किस चीज का चुनाव होगा? नगर पंचायत का कि नगर पार्षद का कि नगर पंचायत का कि नगर पार्षद का कि नगर निगम का? नगर निगम। किसका होगा? नगर निगम का। और नगर निगम का जो हेड होगा उसको क्या बोलेंगे? इसीलिए पटना को बोला जाता है PM। PMC। पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। PMC का मतलब क्या हो गया? पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब जैसे हो गया BMC। BMC का मतलब क्या हो गया? बम्बई महा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। BMC का मतलब क्या हो गया? बम्बई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब इसका काम क्या होता है? इस सब का जितना भी ये देख रही है मुख्य पार्षद हो गया, मेयर हो गया या नगर पंचायत अध्यक्ष हो गया, इस सब का काम होता है कि नगर पंचायत को देखभाल करना। अगर जो नगर पंचायत में कहीं रोड ठीक से नहीं बना है तो उसको ठीक करवाना, कहीं नाला खुला है तो उसको नाला को बंद करवाना, अगर जो मान लो कहीं बिजली का तार टूट गया है तो बिजली का तार लगवाना। मतलब अलग अलग प्रकार के नगर परिषद को नगर को जो है सुरक्षा करना इसका मेन जिम्मेदारी होता है। नगर को साफ करना इसका मेन जिम्मेदारी होता है। बताओ भारत का सबसे साफ सुथरा शहर कौन है? साफ सुथरा शहर। भारत का सबसे साफ सुथरा शहर कौन है? दुबई। भारत में भारत का बात चल रहा है। इंदौर मध्य प्रदेश में एक जिला है उसका नाम है इंदौर। और इंदौर जो है भारत का सबसे साफ सुथरा शहर है। तो बताइए इस सब का जो होता है मेयर या महापौर, ये सब कितना दिन के लिए होता है? कितना दिन के लिए होता है?
कौन दुनिया का वासी है समझ में नहीं आता है। बोल रहा है दुबई, दुबई है भारत में, बताओ। तो पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अब बताओ। लेकिन दिल्ली में क्या है, अब जो भी शहर होता है जहाँ पे नगर निगम होता है, नगर निगम में होता क्या है कि नगर निगम को जो है या तो उसका शहर का नाम को पहले लगा देते हैं या तो बाद में लगा देते हैं। जैसे पीएमसी का मतलब क्या हो गया, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बीएमसी का मतलब क्या हो गया, बम्बई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। आप बताओ एमसीडी का मतलब क्या हो गया, एमसीडी का मतलब क्या हो गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। अब बताओ दिल्ली में क्या होगा, नगर पंचायत की नगर परिषद की नगर निगम, नगर निगम। और दिल्ली में जो नगर निगम का हेड होगा उसको क्या बोलेंगे, नगर पंचायत अध्यक्ष, मुख्य पार्षद की मेयर, क्या बोलेंगे, मेयर। अब बताओ तुम्हारा घर अगर जो गांव में है तो ये सब होगा कि नहीं होगा, ये किसके लिए है, शहर के लिए, शहरी आदमी के लिए है, गांव वाला के लिए पढ़ा चुके हैं। अब बताओ शहर में इन सब चीजों का आय का स्रोत क्या है, पैसा कहां से आता है। तो पैसा प्राप्त करने के लिए केंद्र या राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा इस सबको पैसा दिया जाता है कि आप शहर का सुरक्षा कीजिए। या तो नगर पंचायत अध्यक्ष हो, नगर परिषद अध्यक्ष हो या मुख्य पार्षद हो, ये चाहे तो कर भी लगा सकता है। कर मतलब समझता है, चाहे तो टैक्स भी लगा सकता है। आप बताओ, हाँ राज्य सरकार नहीं, नगर निगम का बात कर रहे हैं। आप बताओ बख्तियारपुर में जो है स्टेशन चौक से लेके शर्मा चौक तक सब्जी का दुकान लगता है, तो प्रत्येक सब्जी वाला से 10-10 रुपया लिया जाता है। अब जितना भी दुकान लगाता है उस सारा दुकानदार से पैसा लिया जाता है। आप बताओ वो पैसा जाता कहाँ है, सरकार के पास जाता है कि महानगर पालिका के पास में जाता है, किसके पास में जाता है, जिस शहर में उस पैसा का कलेक्शन हो रहा है उस शहर का जो हेड होगा या तो नगर पंचायत अध्यक्ष या तो मुख्य पार्षद या क्या चीज, मेयर, तो वो उसके पास में जाएगा पैसा। और मेयर जो है इस पैसा को कितना कलेक्शन आया और कितना खर्चा हो रहा है इसका जो है वो जानकारी सरकार को देगा कि इसमें इतना पैसा आया, इतना खर्चा हुआ। तो बताओ ये सब टैक्स है कि नहीं है, यस लिया जाता है, ऐसा देखा है। अरे तुम भी अगर जो मान लो ये देखा है कि सब्जी वाला जो है रोड पे सब्जी बेचता है तो उससे पैसा लिया जाता है। अब बताओ उससे पैसा लेना 10 रुपया बेचारा सब्जी खरीदता है, सब्जी वाला वो कमाता है, मतलब सब्जी तो एक तरह थोड़ा सा कम में रहता है, लेकिन फिर भी उससे पैसा लिया क्यों जाता है, लिया इसलिए जाता है ताकि आप जहां पे ये काम कर रहे हैं, आप जो कमा रहे हैं उसमें से अगर जो आप 10 रुपया दीजिएगा तो वो आप ही के रक्षा में खर्चा होगा। क्या होगा आप ही के रक्षा में, कहने का मतलब आप बताओ रोड पे जो है सुबह सुबह नगर परिषद का जो गाड़ी निकलता है कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो बताओ गाड़ी में पेट्रोल लगता है, लगता है, हाँ बताओ वो गाड़ी में डीजल लगता है, वो गाड़ी में जो काम करता है कर्मचारी तुम्हारे घर से जो कचरा उठा के उस गाड़ी में लोड करता है, तो बताओ उसका कुछ पैसा वैसा होता होगा। आप बताओ मान लो कि जो आदमी है, जो महिलाएं सब रोड पे झाड़ू लगाती है बड़ा बड़ा झाड़ू लेके, तो उसका भी कुछ अपना पैसा होगा कि फ्री में समाज सेवा कर रही है, वो पैसा होगा। तो ये सब पैसा कहाँ से आएगा, सरकार देगा कि हम लोग से ही मिलना चाहिए। अरे हम लोग के तरफ हम लोग का शहर साफ हो रहा है तो हम ही लोग ना पैसा देंगे। तो सरकार से भी आय आता है, ऐसा नहीं है सरकार से नहीं आता है, सरकार से भी आय आता है। इसके अलावा क्या कर सकता है कि कर भी लगा सकता है नगर परिषद नगर निगम में, या मेयर जो है ये सब कर भी लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद
इसका काम क्या होता है? काम होता है कि देखभाल करना कि शिक्षा व्यवस्था सही है कि नहीं है। फैक्ट्री उक्ट्री जो शहर में है वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। शहर का जो अस्पताल है वो अस्पताल सही है कि नहीं है। अरे शहर के अस्पताल में जो है नगर निगम का गाड़ी लगा रहता है कि नहीं लगा रहता है। तू जाओ शहर के अस्पताल में जाओ, पुलिस स्टेशन में जाओ, वहां नगर निगम वाला 2 डब्बा लगा रहता है, कचरा वाला हरा नीला वाला डब्बा लगा रहता है। आजकल का स्थिति ऐसा हो गया है, हमारे शहर में इंदौर जैसा व्यवस्था हो जाए, इंदौर जैसा आदमी अगर जो जागरूक हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। हमारे शहर में बीमारी क्या है कि आजकल जो भी डस्टबिन को कचरा डालने के लिए दिया जाता है वो डस्टबिन खुद बेचारा कचरा बन जाता है। कचरा बन के वो डस्टबिन इधर उधर फेंका रहता है, उसमें कथीले कोई कचरा फेंकेगा। आदमी सब एक नंबर का बेवकूफ है। अगर जो लिखा है उस पर गीला कचरा, फिर भी थूक फेंकेगा जो है सूखा वाला में, फिर भी पानी डालेगा सूखा वाला में। लिखा है सूखा कचरा, फिर भी गीला कचरा डालेगा उसमें। लिखा है फिर भी, जहां पे लिखा है यहाँ पेशाब करना मना नहीं है, वहीं पे जाके टंकी खाली करेगा। बताओ ये सही है कि गलत है? गलत है। इसमें महानगर पालिका को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा कि कम मेहनत करना पड़ेगा? ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए शहर को साफ करने का जिम्मेदारी सिर्फ महानगर पालिका नगर पालिका को है कि हम लोग आम जनता को भी है, आम जनता को भी है, आम जनता को भी इससे जो है इसको देखभाल करना चाहिए। आप बताओ, शहर टूट फूट गया, बख्तियारपुर का शहर टूट फूट गया, इसका देखभाल कौन करेगा? मुख्य पार्षद। हम लोग 12 बजे करेंगे। टाइम से आया पहले सब गुस्सा झाड़ लीजिए सर। हम भी रात में 3 बजे मतलब बहाना, फुल बहाना मारता है। अब तुम्हारा 2 महीना के बाद एग्जाम होगा, अब हमको बहाना सुन के क्या फायदा? हमें तो अपने हम तो यही काम करवे करते। तुमसे पहले भी जो था उसको भी यही बोले होंगे, यही पढ़ाए होंगे, तुम्हारे बाद भी जो आएगा उसको भी यही पढ़ाएंगे। अब जो समझ गया वो समझ गया, जो समझ के पढ़ लेता है एकदम, जिसको बीमारी नहीं होता है, सर में दर्द, पेट में दर्द, नाक में दर्द, मुंह में दर्द, ऊपर लेता है इसको। आधा बच्चा को तो नाक में दर्द, आधा को तो बीमारी होता है फ्री में। फ्री में कहने का मतलब है उसके मन से बीमारी हो जाता है कि सर आज मन खराब है। चल इधर चलो। तो रोशनी का व्यवस्था करना। अब बताओ, शहर में लाइट लगता है कि नहीं लगता है? शहर में लाइट लगता है। इसका लाइट कौन लाएगा? महानगर पालिका। तो नगरीय शासन व्यवस्था समझ में आया कैसे कैसे होता है? तो नगरीय शासन व्यवस्था, नगर को कितना भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। नगर को कितना भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। कौन कौन? कस्बा, बड़ा। तो ये था आपका नगरीय शासन व्यवस्था और लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कैसे करना है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का कार्य प्रणाली, ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया। तो इसमें जो हमको डिस्कस करना था, एक डिस्कस पहले किए थे और एक डिस्कस हमने आज किया है। अब उसके बाद में इसी में आता है किसका क्वेश्चन आंसर एक बार निकाल लीजिए सब। कल क्वेश्चन आंसर लिखाए थे ना इसका, सब क्वेश्चन आंसर निकाल लीजिए। थोड़ा क्वेश्चन आंसर इसका डिस्कस कर देते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, जैसे संघ राज्य का अर्थ क्या है? तो संघ राज्य का अर्थ ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें देश के अलग अलग अवयव सत्ता में भागीदारी करते हैं। जिसमें देश के अलग अलग अवयव सत्ता में, अलग अलग इकाई सत्ता में भागीदारी करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? संघ राज्य। क्या बोलेंगे? संघ राज्य। और संघ राज्य का विशेषता होता है कि 2 स्तर पर कानून होता है, 2 स्तर पर सरकार होता है। दो स्तर पर सरकार होता है, केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार, केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। अब सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं? अब बताओ, संघ राज्य का अर्थ बताओ, क्लियर है सबको?
संघ राज का मतलब है जब कोई सत्ता में अलग अलग इकाई भाग लेगा, अलग अलग इकाई के बीच सत्ता बटा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? संघ राज। क्या बोलेंगे? संघ राज। संघ राज में सरकार का सत्ता कितना भागे बटा जाता है? दो, केंद्र और राज्य। केंद्र और राज्य। अब होता है कि सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं? तो सत्ता में साझेदारी से क्या समझता है तुम लोग? जब सत्ता में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग समुदाय के लोग मिलजुल कर साझेदारी करते हैं, मिलजुल कर पावर को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मिलजुल कर पावर को बांटते हैं, तो इसको सत्ता में क्या कहते हैं? साझेदारी। और लोकतांत्रिक सरकार हर नागरिक के प्रति जो होता है समान भाव रखता है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी को खूब जोर से मानेगा, बढ़िया से आप एकदम मस्त हैं, आपका मुंह बढ़िया लग रहा है देखने में, खाली इसीलिए आप मस्त हैं, अब बाकी आपका मुंह कलवा लग रहा है देखने में, आप खराब है। उसका काम होता है सबको बराबर देखना। भले ही आजकल जो है पैसा के दम पर जो घूस देता है उसको थोड़ा ज्यादा विशेष देख लेता है, वो अलग सी बात है, लेकिन काम क्या है? बराबर देखना। अरे मेरा काम क्या है? सब बच्चा को बराबर देखना। कि कोई बच्चा जो है घूस दे रहा है, हमको 5 रुपया सर आप ले लीजिए, तो उसको हम जो है 1 नंबर की मस्त मानेंगे, तू बढ़िया बच्चा है। कि सबको बराबर नजर से देखना। कैसे देखना? बराबर। राजनीतिक दल किसको कहते हैं? राजनीतिक दल क्या होता है? तो राजनीतिक दल ऐसा लोगों का समूह होता है कि जो सत्ता पाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। तो सत्ता पाने के लिए क्या करते हैं? चुनाव लड़ते हैं। और एक राजनीतिक दल में जो भी सदस्य होता है सबका विचारधारा सेम होता है, सबका विचारधारा सेम होता है। तो राजनीतिक दल उस संगठन को कहते हैं कि जिसका विचारधारा सेम होता है और वह चुनाव में भागीदारी करके सत्ता पर काबिज होने का प्रयास करते हैं, सत्ता हासिल करने का प्रयास करते हैं। सत्ता मतलब तो समझता है ना सब, पावर हासिल करने का प्रयास करते हैं। अब राजनीतिक दल जो है कभी कभी गठबंधन कर लेता है। गठबंधन मतलब समझता है? जब 2 या 2 से अधिक दल मिलकर कोई चुनाव को लड़ते हैं और जीतने के बाद अपना सरकार बनाते हैं तो उसको गठबंधन का सरकार कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोलेंगे उसको। अब मान लो कि हम चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ने के लिए हम 3-4 गो आदमी से, 3-4 गो नेता से, जो बड़ा बड़ा दल था वो सबको गठबंधन कर लिए। गठबंधन में हमको गठबंधन किए, गठबंधन करके, जो गठबंधन मतलब समझता है? गठबंधन मतलब मेलजोल कर लिए कि आपके साथ में हम रहेंगे, आप बढ़िया आदमी हैं। और राजनीति में जो है मेलजोल का कोई वैल्यू नहीं होता है। मेलजोल इस आधार पे डिसाइड किया जाता है कि जो राजनेता दूसरा राजनेता से मेल कर रहा है, जो राजनीतिक दल दूसरा राजनीतिक दल से मेल कर रहा है, तो दोनों को फायदा है कि नहीं। फायदा होता है तब मेलजोल होता है, ऐसे मेलजोल नहीं होता है। कि मतलब राजनीतिक दल का काम है किसी भी हालत में सत्ता पाना, किसी भी हालत में क्या पाना? पावर पाना। और राजनीतिक दल इसके लिए चाहे जो विधि हो, गठबंधन का विधि हो, राजनीतिक दल कभी कभी अपने धुर विरोधी से गठबंधन कर लेते हैं, जिसको वो चुनाव में बहुत ज्यादा विरोध कर रहे थे और बाद में उससे उसी से जाके गठबंधन कर लेते हैं। तो राजनीति में कौन दुश्मन है और कौन दोस्त, इसका कोई फिक्स नहीं रहता है। दोस्त और दुश्मन का कोई फिक्स नहीं रहता है। हमको अगर जो तुमसे फायदा है तो तुम मेरा दोस्त है, फायदा नहीं है तो दुश्मन है, बस कहानी खत्म। तो खैर, राजनीतिक दल को जिससे फायदा होता है वो उसके लिए ठीक होता है, इससे फायदा नहीं होता है। राजनीतिक दल चाहता है कि उससे हमको फायदा हो। और राजनीतिक दल कभी कभी इतना बेबस हो जाते हैं कि वो बात बात में, राजनीतिक दल का जो सदस्य होता है बात बात में की बात को धमकी देता है। मेरा नाना तो मंत्री है, मेरा बाबू तो मंत्री है, मेरा पापा तो ये है, मेरा बेटा तो ये है। मतलब बात बात में जो है एक ही बात का धमकी कि मेरा पार्टी का आदमी मुख्यमंत्री है, मेरा पार्टी का सरकार है। ऐसा होना चाहिए? धमकी से कोई फायदा नहीं होने वाला। अब दबाव समूह क्या होता है? ऐसा समूह जो सत्ता में भागीदारी नहीं लेता है। दबाव समूह सत्ता में भागीदारी नहीं लेता, लेकिन सरकार से अपना बात को मनवाता है। उसको क्या बोलते हैं? दबाव समूह। चाहे धरना दे के मनवाए या और भी कोई काम करके मनवाए, उसको दबाव समूह बोलते हैं। अब मान लो छात्र संघ है, दबाव समूह है कि नहीं है? छात्र संघ दबाव समूह है। शिक्षक संघ दबाव समूह है। शिक्षक समूह जो है
धरना देता है रोड पे कि सरकार मेरा वेतन नहीं आया है, आप मेरा वेतन भेजिए, नहीं तो गड़बड़ है, तो दबाव समूह है। तो ये था तुम्हारा लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का कार्य प्रणाली। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष।